गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि अभी हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और हमारा जो पिछला क्लास था वो राष्ट्रीय घटनाक्रम का चल रहा था, जो कि ख़त्म हो चुका है पिछले क्लास में ही। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं। उससे पहले जिन्होंने राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि करंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, वो जिन्होंने देख लिया था उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लें, इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद का सम्मेलन इस्लामाबाद में संपन्न। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संघाई सहयोग संगठन। तो आप सबको चलिए पहले हम बताते हैं संघाई सहयोग संगठन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि संघाई सहयोग संगठन क्या है। तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं, तो संघाई सहयोग संगठन जो है SCO इसको बोलते हैं। एक मिनट, यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है कि मैं लिख पाऊँगी, तो मैं इसे SCO लिख दे रही हूँ। और इसका जो फुल फॉर्म है वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संघाई सहयोग संगठन। मैं फिर से बता दूँ तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये है क्या, ये जो SCO है ये क्या है। तो ये एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। ठीक है, क्या है ये, तो राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसमें कुछ देश शामिल है, कुछ देश मिलके संगठित करके ये संगठन बना है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, इसमें टोटल 10 देश शामिल है अभी। आगे फ्यूचर में और भी देश इसमें जुड़ सकता है, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि SCO में कितने देश शामिल हैं तो आप बता सकते हैं कि 10 देश शामिल है। ठीक है, तो अब जब ये राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है तो इसका उद्देश्य क्या होगा, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा इस संगठन का। तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, शांति को बढ़ावा देना, ये जो जितने सारे देश हैं वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देना, राजनीति को बढ़ावा देना ताकि वहाँ पे शांति बनी रहे, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये आप होप ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को और समझते हैं कि SCO जो है वो आया कहाँ से। ठीक है, तो आप सबको पता है कि इससे पहले इसको संघाई 5 बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, जो अभी SCO है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको पहले बोलते थे संघाई 5, जिसमें 5 देश शामिल था। ठीक है, और संघाई 5 की स्थापना हुई थी 1996 में। संघाई 5 की जो, मैं यहाँ पे S5 लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1996 में। ओके, और इसमें उस टाइम में टोटल 5 देश शामिल थे। कितने कंट्री शामिल थे, 5। मैं नाम बता दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उन 5 देश का नाम था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एवं तजाकिस्तान। ठीक है, मैं फिर से एक बार ये S5 में जितने देश शामिल है, यानी कि 5 कंट्री जो शामिल है, मैं उसका नाम फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पॉसिबल हो तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। वो था जो 5 कंट्री थी संघाई 5 में, वो थी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड तजाकिस्तान। ठीक है, अब क्या होता है कि अब 2001 में संघाई 5 में उज़्बेकिस्तान शामिल हो जाता है। ठीक है, कब, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, 2001 में उज़्बेकिस्तान शामिल हो जाता है संघाई 5 में। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना कि S5 का नाम बदलकर SCO कर दिया गया। ये जो S5 आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, SCO कर दिया गया, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपसे कोई ये पूछे कि SCO की स्थापना कब हुई थी तो आप उनको बताएंगे 2001 में। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि S5 की स्थापना कब हुई थी तो 1996 में। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, SCO एंड S5 अलग अलग हैं, सॉरी एक ही है, मतलब नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, संघाई 5 की स्थापना हुई थी 1996 में और SCO की स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि 2002 में चार्टर तैयार हुआ, जो भी उसका रूपरेखा था, जो भी लक्ष्य था, वो 2002 में तैयार हुआ। और 2003 से जो है वो SCO में वो जो चार्टर, वो जो एक प्लान तैयार किया गया था, वो 2003 से लागू हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन, ये सवाल पूछा जाए कि जो SCO का जो भी प्लान था वो कब से लागू हुआ, तो आप वहाँ पे बता देंगे कि 2003 से लागू हुआ। ठीक है, आप सबको होप कि क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको भारत के बारे में बताते हैं कि भारत इसमें कब शामिल हुआ। तो भारत शामिल हुआ इसमें 2017 में। ठीक है, अस्ताना सम्मेलन में भारत 2017 में शामिल हुआ। डेट भी मैं बता दे रही हूँ, 9 जून 2017। एक मिनट,
देखिए 9 जून, यहाँ पे लिखने नहीं बन रहा, 2017, ठीक है। 9 जून 2017 में इंडिया जो है वो SCO में शामिल हुआ, ठीक है। कब? तो 9 जून 2017, इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप, ठीक है। 2020 में SSC CPO का CPO के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि भारत कब SCO में शामिल हुआ, ठीक है। तो 2017 में पूर्ण सदस्य जो है वो भारत बना। कहाँ पे? तो अस्ताना सम्मेलन में, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, अस्ताना सम्मेलन में। अस्ताना कहाँ है? तो कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्ताना, ठीक है। तो मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ, अस्ताना सम्मेलन में भारत SCO का पूर्ण सदस्य बना, ठीक है। और हाँ, 2017 में पाकिस्तान ने भी सदस्यता ली SCO की। ऐसे भी एक चीज़ मैं आप सबको बता दे रही हूँ, जितने भी यहाँ पे संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो SCO हो, ब्रिक्स हो, जैसे आसियान हो, तो इनसे ना एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप हिस्ट्री पे भी ध्यान दे दीजिए, और अभी से उसको कोरिलेट अगर कर देते हैं ना तो आपके लिए ईजी हो जाता है। और जैसा कि मैंने भी बताया कि 2020 में SSC CPO में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कहीं पढ़ा था, याद आया तो बता दिया आप सबको। तो चलिए और आगे पॉइंट देखते हैं कि इसमें कुछ है। तो एक तो ये, अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, 9 जून 2017 डेट आप लोग याद कर लीजिएगा। अस्ताना सम्मेलन में भारत ने SCO की पूर्ण सदस्यता ली। अस्ताना कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, ठीक है। अब एक चीज़, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत 2023 में SCO का मेज़बानी किया था, ठीक है। भारत 2023 में SCO का मेज़बानी किया था। और हाँ, जो लेटेस्ट जो देश है जो कि SCO में शामिल हुआ है वो है बेलारूस, ठीक है। ये पहला यूरोपियन मेंबर भी है SCO का, जो कि 2024 में शामिल हुआ था SCO में, ठीक है। होप कि ये क्लियर हो गया होगा। हाँ एक चीज़ और, SCO का हेड क्वार्टर बीजिंग में, ठीक है। SCO का जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग, ठीक है, बीजिंग, ओके। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, आप लोग देख लीजिए हेड क्वार्टर, ठीक है। होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते पढ़ना कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। मिनट, चलिए देखते हैं। 10 सदस्य संघाई सहयोग संगठन। अच्छा यहाँ पे देखिए 10 सदस्य यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया ना कि लेटेस्ट जो देश इसमें शामिल हुआ है वो है बेलारूस। तो बेलारूस जो है वो 10वां ये है कंट्री है जो कि SCO में शामिल हुआ है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट जो है बेलारूस ही है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, कब? तो 2024 में शामिल हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 10 सदस्य संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद का 23वां सम्मेलन 15 से 16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट तो 23वां सम्मेलन और सेकंड इस्लामाबाद, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये जो 23वां सम्मेलन है SCO का वो कहाँ पे हुआ, किस जगह पे हुआ? तो इस्लामाबाद में हुआ, पाकिस्तान की राजधानी, ठीक है। संगठन के 10 सदस्यों में भारत व पाकिस्तान भी शामिल है। ये जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 2017 में ही दोनों ने सदस्यता ली है, ठीक है। दोनों देशों के आपसी संबंधों में विगत कुछ वर्षों से तनाव के बावजूद विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 15 अक्टूबर को ही इस्लामाबाद पहुंचे थे, ठीक है। आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, 9 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत की ओर से पाकिस्तान की कोई पहली ही उच्च स्तरीय यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान किसी द्विपक्षीय वार्ता की संभावना से विदेश मंत्री ने यात्रा से पूर्व ही इनकार किया था। यहाँ पे दिया हुआ है द्विपक्षीय वार्ता, मीन्स कि आप लोग ये समझिए कि विदेश मंत्री ने पहले ही कह दिया था कि वो वहाँ जा रहे हैं, तो बस इस सम्मेलन के लिए जा रहे हैं, बाकी उन्हें जैसे होता है ना एक्स्ट्रा काम कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा बात कर लेना, तो उनके लिए वो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर की इस यात्रा से पूर्व 2015 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की यात्रा की थी, ठीक है। शासनाध्यक्षों की परिषद का अध्यक्ष होने के नाते सम्मेलन की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की। SCO के सदस्य राष्ट्रों में चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान व उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व इनके प्रधानमंत्रियों ने जहाँ किया, वहीं ईरान का प्रतिनिधित्व वहाँ के उपराष्ट्रपति ने किया। मंगोलिया के प्रधानमंत्री ने पर्यवेक्षक के तौर पर सम्मेलन में भागीदारी दर्ज की।
सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के सम्मान में अपने आवास पर रात्रि भोज की मेजबान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की। इस अवसर पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का अभिवादन कर बहुत ही संक्षिप्त बातचीत उनसे उन्होंने की। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस पृथ्वी को शांत, सुरक्षित, संपन्न एवं पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ बनाए रखने के लिए व्यापार एवं निवेश, पर्यावरण, कनेक्टिविटी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों में विस्तार पर बल सम्मेलन में दिया गया। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ये संगठन क्या है, तो वही राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे शांति, सुरक्षा, पर्यावरण, इन चीज़ों की बातें होंगी। आगे देखते हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रवैया अपनाते हुए याद दिलाया कि सीमा पार आतंकवाद से ना तो कारोबार बढ़ सकता है और ना ही संगठन के बीच कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, एक मिनट, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रवैया अपनाते हुए याद दिलाया कि सीमा पार आतंकवाद से ना तो कारोबार बढ़ सकता है और ना ही संगठन के बीच कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। आप लोग भी समझ गए होंगे कि विदेश मंत्री जी किसको कहना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है उनका इशारा यहाँ पे साफ तौर पाकिस्तान की तरफ दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर दोस्ती कम हुई है, अच्छे पड़ोसी की भावना कम हुई है, तो हमें गंभीरता से समीक्षा करनी चाहिए और इनके कारण खोजने के प्रयास करने चाहिए। किसी देश का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि सहयोग बढ़ाने के लिए दूसरे की भौगोलिक अखंडता और संप्रभुता को स्वीकार करना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। इस संबंध में उनका इशारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन द्वारा सड़क निर्माण को लेकर था। इसी संदर्भ में चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना का समर्थन उन्होंने नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आया, वन बेल्ट वन रोड, OBOR। ठीक है, आप सबको पता है OBOR क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं। OBOR चीन की एक रणनीति है। ठीक है, इसका उद्देश्य चीन को सड़क, रेल और जलमार्गों के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ना है। ठीक है, यानी कि कनेक्टिविटी बढ़ाना है, और आप कह सकते हैं। और इन परियोजना के तहत चाइना एक एकीकृत बाजार बनाना चाहता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। यहाँ पे OBOR को BRI भी बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। SCO के गठन के समय की आचार संहिता का जिक्र करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि आचार संहिता में 3 चुनौतियों की बात है: आतंकवाद, अतिवाद और पृथकतावाद। तथा आज के संदर्भ में ये चुनौतियां और भी ज़्यादा अहम हो गई है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता में साफ है कि हमें उक्त तीनों मुद्दों पर अडिग रहना चाहिए। अगर सीमा पार की गतिविधियाँ आतंकवाद, अतिवाद और पृथकवाद बढ़ाने से चिन्हित होती रहे, तो इससे ना तो कारोबार बढ़ेगा, ना ही ऊर्जा में सहयोग होगा और ना ही आम लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में आपसी सहयोग संवर्धन के विस्तृत एजेंडे की घोषणा की गई है। इसमें कारोबार और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने, कनेक्टिविटी बढ़ाने, आपसी मुद्रा में कारोबार करने और SCO बैंक स्थापित करने की बात कही गई है। भारत के अलावा हर सदस्य देश ने चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना का समर्थन किया और इसे समूचे क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी करार दिया। भारत SCO की पहले की बैठकों में भी OBOR परियोजना के समर्थन में नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि OBOR प्रोजेक्ट जो है, यानी कि वन बेल्ट वन रोड, उसके समर्थन में भारत आखिर क्यों नहीं रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम विस्तारित रूप में नहीं, उतना नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो CPEC आपने पढ़ा होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, और ये जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो OBOR का एक हिस्सा है, यानी कि वन बेल्ट वन रोड का एक हिस्सा है। ठीक है, और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो कहाँ से गुजरता है? तो POK से गुजरता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप सबको पता है। कहाँ से गुजरता है? तो POK से गुजरता है। ठीक है, और POK जो है, ऐसे तो हमारे संप्रभु में ही है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान उस पर अपना कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भारत अभी तो पाकिस्तान से लड़ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे सड़क बन जाती है, गिलगिट से बाल्टिस्तान, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, वो गिलगिट से बाल्टिस्तान तक बन रहा है, ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, और कहाँ पे? तो POK में बन रहा है। ठीक है, POK से गुजरता है। तो अब भारत ये सोच रहा है कि अगर वहाँ पे रोड बन जाता है, तो पहले तो भारत पाकिस्तान से ही सिर्फ लड़ता था, लेकिन अभी अगर वहाँ पे सड़क बन जाती है, तो फिर भारत को चाइना से भी लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो
ये आप अगर देखेंगे तो ये भारत के लिए जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है भारत इसको सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि ये ओवर परियोजना के समर्थन में नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। इस्लामाबाद में लगभग 24 घंटे के प्रवास के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने वहां स्थित भारतीय उच्चायोग परिसर में एक पौधा भी लगाया। इस दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 2 बार हाथ मिलाने का अवसर आया। इस दौरान संक्षिप्त अनौपचारिक बातचीत भी उनके बीच हुई। इस्लामाबाद में आवभगत के लिए स्वदेश वापसी पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इसाक डार और पाकिस्तान सरकार के प्रति धन्यवाद भी उन्होंने एक्स पर दिया, जिसका धन्यवाद में ही जवाब पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भी दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद का अगला सम्मेलन अगले वर्ष 2025 में चीन में होगा, ठीक है। ये आप नाम रख लीजिएगा, 2025 में कहाँ होने वाला है, चीन में। और संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का अगला सम्मेलन भी 2025 में चीन में ही होना है, ठीक है। होप ये टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।